तो मेरे छोटे भाई और बहनों, स्वागत है आपके अपने चैनल वेदांतु में। होप कर रहा हूं कि आप जहां कहीं भी हो एकदम स्वस्थ हो, मजे में हो और पढ़ाई कर रहे हो। आज फिर से हम आपके लिए क्लास 8 क्यूरियोसिटी बुक, दैट इज साइंस बुक का चैप्टर नंबर 8 लेके आए हैं। दैट इज नेचर ऑफ मैटर, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। इसके बारे में पढ़ेंगे। मैं चाहूंगा कि सेशन के एंड तक आप इसमें बने पड़ रहे हैं ताकि हर एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए। और एक बात कि जितने भी पॉइंटर्स मिले लेक्चर के दौरान आप लिख लो, ताकि लॉन्ग टर्म तक अपना एक जो नोट्स है वो तैयार हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, एंड एंड तक जरूर देखना इस सेशन को। तो यहां पे हम पहले तो पढ़ रहे हैं कि ये मैटर जो है कहां कहां दिखता है आपको, है ना, कहां कहां दिखता है भाई। तो मैं अगर देखूं मैटर, तो एवरीथिंग अराउंड अस, चाहे वो स्टेयरकेस पे चढ़ना हो, स्टेयरकेस हो, एयर हो, वाटर हो, फूड हो, क्लोथ्स हो, बुक्स हो, ट्रीज हो, बॉल्स हो, ये सारे कुछ ना कुछ मैटर से बने हुए हैं, है ना। सो जितने भी चीज आपको दिख रहे हैं, पेन मैटर से बना हुआ है, ये माइक मैटर से बना हुआ है। सो एवरीथिंग अराउंड अस, जो भी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, वो सारे चीजें एग्जाम्पल्स ऑफ मैटर हैं। दैट इज सारे चीजें मैटर से बनी हुई हैं। अब आपको आगे बताएं तो विल लर्न इन अर्लियर ग्रेड्स, इसके पहले वाले आपने क्लास मतलब क्लास में, अभी 8th में हो, 7th में, 6th में, सारे इसमें पढ़े होंगे कि ऑल दिस थिंग्स आर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। सारे चीजें, ये भी बहुत सारे टाइनी पार्टिकल से मिला के ये पेन भी बना हुआ है। तो एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, ठीक है। उसके बाद में मोस्ट थिंग अराउंड अस आर नॉट मेड ऑफ जस्ट वन सब्सटेंस। सो ज्यादातर चीजें जो हमारे सराउंडिंग में दिखती हैं, वो एक ही सब्सटेंस से बना हुआ नहीं होता है। अब ये पेन बना होगा तो इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस यूज किया हुआ होगा, बट आर मेड अप ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस मिक्स्ड टुगेदर। तो 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस को जब मिक्स करते हैं तब एक चीज बनती है। तो ऐसे ज्यादातर चीजें हमने देखी है अपने सराउंडिंग में कि मोस्ट थिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ, इज नॉट जस्ट मेड अप ऑफ वन सब्सटेंस, इट इज मेड अप ऑफ 2 और मोर, मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। Understanding how different substance came together to form mixture is important in science. So अलग अलग चीजें साथ में आके मिक्सचर बनी और उससे सब्सटेंस बना कैसे, उसको जानना सीखना बहुत जरूरी है साइंस में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने यही देखा कि जितने भी चीजें हमारे आसपास में प्रेजेंट है, वो सारे मैटर से बनी हुई होती है ना, वो सारे मैटर से बनी हुई होती हैं, ओके। एंड इन द अर्लियर गेट्स वी आर हैव स्टडीड दैट कि जो भी सब्सटेंस है वो टाइनी पार्टिकल से बना हुआ है। उसके बाद में कोई भी चीज एक सब्सटेंस से नहीं बनी हुई होती। मोस्ट ऑफ द थिंग्स एक सब्सटेंस से नहीं बना हुआ होता है, वो 2 या 2 के ज्यादा के मिक्सचर से एक चीज बनती है। सो अंडरस्टैंडिंग दिस मिक्सचर एंड डिफरेंट substance, how different substance comes together and form mixture, so वो साइंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ये सब हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा। अब हम बढ़ते हैं आगे। टाइप्स बेस्ड ऑन विजिबिलिटी, व्हाट आर मिक्सचर्स। तो जब भी 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस एक साथ आते हैं, एकत्रित होते हैं, तो मिक्सचर बनती है। ये तो हमको पता है, सिंपल सा बात है।
अब some mixtures have components that they easy to see. कुछ देखो टाइप्स ऑफ मिक्सचर में बोलूँ तो विजिबिलिटी के हिसाब से कुछ मिक्सचर्स के कंपोनेंट विजिबल होते हैं अपने नेकेड आईज से, है ना। जैसे हम सलाद ले लेते हैं तो सलाद में अलग अलग चीज़ें दिखाई देती है, हमको टमाटर दिखाई देता है, फिर उसके बाद में उसका अलग कंपोनेंट जो उसमें डालोगे आप, अगर डाल रहे हो, सपोज करो आपने डाला प्याज, तो प्याज ऑनियन अलग दिखाई देगा, टोमेटो अलग दिखाई देगा। अगर हम अरे समझ लो उसमें अपना चना डालते हैं तो चना भी अलग दिखाई देगा, तो सब दिखेंगी। तो कंपोनेंट्स अपने नेकेड आई से दिख रहा है उसके अंदर, मिक्सचर के अंदर, सो दैट आर नोन एज नॉन यूनिफॉर्म नेचर। ऐसे 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 मिक्सचर्स का नेचर कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म इन नेचर, ठीक है। दिस टाइप ऑफ मिक्सचर्स आर नॉन यूनिफॉर्म इन नेचर. So some mixtures have component that are easy to see, like green gram, chickpeas, onion, tomato in sprout salad. जो स्प्राउट सलाद खाते हो तो उसमें ग्रीन ग्राम, चिकपीस, ऑनियन आप डालते हो, उसमें डालते हो टोमेटो, जो अलग अलग सलाद के अंदर भी अलग अलग दिखाई देता है। ये स्प्राउट सलाद जो बनाया तुमने उसके अंदर भी ये सब चीज अलग अलग दिखाई देती है। कंपोनेंट्स कैन बी सीन विद द नेकेड आईज। सो सच मिक्सचर वेयर डिफरेंट कंपोनेंट्स आर ग्रेजुअली विजिबल विद द नेकेड आईज और मैग्नीफाइंग डिवाइस। अगर उससे नहीं तो मैग्नीफाइंग डिवाइस है तो दिखेगा। एंड दे आर नॉन यूनिफॉर्म इन नेचर। दिस टाइप ऑफ मिक्सचर्स आर नॉन यूनिफॉर्म इन नेचर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अदर मिक्सचर्स हैव कंपोनेंट्स दैट आर कैन नॉट बी सेपरेटेड, दैट कैन नॉट बी सीन विथ द नेकेड आईज। जैसे हमने ग्लास लिया, उसमें शुगर डाला, पानी डाला, तो पानी के अंदर शुगर घुल जाएगा। तो क्या आंखों से शुगर जब घुल जाएगा तो बनने के बाद में अगर हम शरबत बना रहे हैं, शुगर शरबत, तो क्या मुझे शुगर उसके अंदर दिखाई देगा? अलग अलग नहीं दिखाई देगा। तो अपने नेकेड आईज से नहीं दिखाई दे रहा है, ओके। ये माइक्रोस्कोप से भी ना दिखाई देगा, ठीक है। सो अदर मिक्सचर हैव कंपोनेंट दैट कैन नॉट बी सीन सेपरेटली इवन विथ माइक्रोस्कोप। कुछ मिक्सचर्स ऐसे होते हैं जिसके कंपोनेंट कैन नॉट बी सेपरेटली सीन, है ना, जो सेपरेटली दिख नहीं सकता हमको माइक्रोस्कोप के अंदर। हम चाहे माइक्रोस्कोप ले लें और देख लें तो भी अलग अलग दिखाई नहीं दे सकता कंपोनेंट उसके। सो दिस टाइप ऑफ एग्जांपल वाइज sugar and water particles cannot be seen separately in their mixture, and this type of mixtures are uniform in nature. So such mixtures where components are evenly distributed, cannot be distinguished, are uniform in nature. कैसे होते हैं? यूनिफॉर्म इन नेचर, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं उसके पार्टिकल्स। शुगर पार्टिकल जाके वाटर पार्टिकल के बीच बीच में बैठ गए एंड दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली। एंड ऐसा टाइप का ये कंपोनेंट्स जो शुगर सिरप में बना, शुगर और पानी का बना मिक्सचर, उसमें शुगर और पानी कभी अलग दिख नहीं सकता। आप माइक्रोस्कोप के अंदर भी देख लोगे तो भी नहीं दिखाई देगा। तो दिस टाइप ऑफ मिक्सचर्स आर सेड दैट दे हैव अ नेचर, यूनिफॉर्म नेचर, ठीक है। तो अभी हमने दो टाइप के विथ नेचर, दो टाइप के हमने पढ़े मिक्सचर्स अकॉर्डिंग टू बेस्ड ऑन विजिबिलिटी। तो मिक्सचर जो है विजिबिलिटी पे बेस्ड दो टाइप के होते हैं। तो पहला उनका नेचर नॉन यूनिफॉर्म और एक यूनिफॉर्म इन नेचर। इसका मतलब क्या है कि इसके कंपोनेंट्स जो है ना वो हम अलग अलग देख सकते हैं विथ आवर नेकेड आइज और बाय यूजिंग माइक्रोस्कोप। बट यहाँ पे यूनिफॉर्म में
ऐसे यूनिफॉर्मली पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं कि वो अपने नेकेड आईज से दिखाई नहीं दे सकते। जैसे शुगर में मतलब वाटर में शुगर को डिसॉल्व करने के बाद मिक्सचर बना, बट शुगर क्या वाटर से अलग होके दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। सो ऐसे टाइप्स ऑफ मिक्सचर आर यूनिफॉर्म, एंड जैसे सलाद देखा उसमें नॉन यूनिफॉर्म नेचर है, पार्टिकल इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते। अब हम देखते हैं अ मिक्सचर नोन अलॉयज। अलॉयज बहुत सुना होगा आपने, ब्रॉन्ज एक अलॉय है ना, स्टेनलेस स्टील भी एक अलॉय है, तो आपको ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी। सो स्टेनलेस स्टील is a mixture of iron, nickel, chromium and small amount of carbon. So stainless steel is a alloy of iron. ये देखो stainless steel mixture है ना, every alloy is a mixture। तो ये मिक्सचर किस किस चीजों का है? स्टेनलेस स्टील में किस चीजों का मिश्रण है भाई? आयरन का, निकल का, क्रोमियम का एंड सम अमाउंट ऑफ कार्बन का, तब स्टेनलेस स्टील बनता है। they are mixed so uniformly that entire mixture appears same throughout। इतना यूनिफॉर्मली उन लोग मिक्स हुए हैं, इतना यूनिफॉर्मली वो मिक्स हुए हैं कि पूरा मिक्सचर एक ही टाइप का दिखता है थ्रू आउट। सो they are mixed so uniformly that entire mixture appears same throughout। such mixtures are known as alloy। ऐसे मिक्सचर को क्या बोलते हैं हम? alloys बोलते हैं। alloys is a special mixture। ठीक है, अब हम ब्रास के बारे में बात करें तो ब्रास is an alloy which is a mixture of copper and zinc। ब्रास भी एक alloy है। every alloy is a mixture of two or more elements, या two or more metals। so two or more elements better बोलो। so brass is a mixture of copper and zinc। bronze is a mixture of copper and tin। कॉपर और टिन का मिक्सचर से ब्रॉन्ज बनता है, ब्रॉन्ज मेटल मिलता है ना, वही वाला ब्रॉन्ज। सो एंशियंट इंडियन टेक्स्ट कॉल्ड दिस मिश्र लोहा एंड यूज देम फॉर मेडिसिनल पर्पस। जो अलॉयज को इन लोग मिश्र लोहा बोलते थे और मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज किया जाता था। तो एंशियंट इंडिया में भी इसका जिक्र आता है, आज से नहीं है, बहुत पहले से हमारा सभ्यता बहुत उन्नत था, बहुत ज्यादा प्रोग्रेस्ड कल्चर था हमारा, था, है, रहेगा। तो ये हम अलॉय के बारे में पहले से ही जानते हैं। कोई पूछेगा तो बता देना, हम बचपन से हमारा जो कल्चर है वो अलॉय के बारे में पहले से ही बताता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम एयर को जानते हैं। एयर में क्या क्या चीजें हैं? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है एंड बहुत सारे गैसेस हैं, है ना। सो एयर इज ऑल्सो मिक्सचर। एयर इज अ मिक्सचर। सो कॉम्पोजिशन ऑफ द एयर अगर बात करूं तो एयर इज यूनिफॉर्मली मिक्सचर ऑफ मेनली नाइट्रोजन। इसमें ज्यादा से ज्यादा क्या है? nitrogen, and nearly 70% of it is nitrogen। then oxygen है, argon है, carbon dioxide है and some amount of water vapor। so air is uniform mixture। air क्या है? mixture है, uniform mixture है of mainly nitrogen, then we have oxygen in it, argon in it, carbon dioxide and water vapor। oxygen is required by most living things। जितने भी living जीव है ना, उसको ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है।
जिंदा रहने के लिए। सो ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड बाय मोस्ट लिविंग बीइंग्स टू स्टे अलाइव एंड हेल्प्स इन कंबस्शन, है ना। जिंदा रहने के लिए भी ऑक्सीजन का जरूरत है, और कंबस्शन के लिए भी ऑक्सीजन का जरूरत है। कैंडल लो, कैंडल को ढक दो जला करके, बुझ जाएगा, ऑक्सीजन खत्म, कंबस्शन खत्म। तो कंबस्शन तभी तक होता है जब तक ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन रहने से जीव जंतु सांस ले पाएंगे। तो ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर एवरी लिविंग बीइंग्स टू स्टे अलाइव एंड इट हेल्प्स इन कंबस्शन। कौन? ऑक्सीजन, ठीक है। आगे, नाइट्रोजन कंस्टिट्यूट अराउंड 78% ऑफ द एयर। नाइट्रोजन एयर में 78% है एंड डज नॉट टेक पार्ट इन कंबस्शन। सो ये भैया ये जलने में हेल्प नहीं करता, इट डज नॉट सपोर्ट फायर, सो डज नॉट टेक पार्ट इन कंबस्शन। नाइट्रोजन एयर में 78% है और वो कंबस्शन में पार्ट नहीं लेता, कंबस्शन को सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। सो इन एयर देयर इज nearly 78% of nitrogen and it does not take part in combustion. Now, air has water vapor that turns liquid water when warm air touches cool surface. अब air has water vapor, इसका मतलब क्या है? एयर में वाटर वेपर भी है, हमने देखा। तो ये वाटर वेपर आया कहां से? इवेपोरेशन के थ्रू, सिंपल सा बात है। वाटर वेपर कहां से आया? वो एयर में इवेपोरेशन के थ्रू। सो एयर हैज वाटर वेपर दैट टर्न्स इनटू लिक्विड वाटर। जब भी कंडेंस होगा, ठंडा सरफेस पे वो वाटर वेपर लगेगा। आपने देखा रहेगा, आप एक ग्लास ले लो ठंडे पानी का, उसके अगल बगल में वाटर कंडेंस हो जाता है। वो वाटर आता कहाँ से? कंडेंस्ड वाटर जो बाहर रहता है ठंडे ग्लास के अगल बगल में, कैसे आता है? तो जो अपने एयर में मॉइस्चर प्रेजेंट है ना, वो कंडेंस हो जाता है जब भी कूल सरफेस के कांटेक्ट में आएगा। सो एयर हैज वाटर वेपर दैट टर्न्स इनटू लिक्विड वाटर व्हेन वार्म एयर टचेस कूल सरफेस। जब भी वार्म एयर कूल सरफेस को टच करता है, जब भी वार्म एयर कूल सरफेस को टच करता है, तो वाटर वेपर जो एयर में प्रेजेंट है वो कूल डाउन हो जाता है और लिक्विड बन जाता है, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड react vigorously with water. कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विगरसली विथ वाटर। वाटर के साथ ये हमेशा कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड रिलीज हीट। सो जब भी कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो विगरसली रिएक्ट करता है, बहुत ज़्यादा रिएक्ट करता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है एंड हीट रिलीज होता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के कांटेक्ट में आता है तो कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम प्लस वाटर गिव्स यू, बहुत ज़्यादा विगरस रिएक्शन होता है इन दोनों के बीच में एंड वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। प्लस हीट रिलीज करता है वो। ये कहाँ देखा है आपने? आप देखो, एक काम करो, चूना, सूखा चूना रहता है, देखा होगा सूखा चूना, उसके अंदर ना पानी डालना, उसके अंदर क्या डालना? पानी डालना। तो पानी डालने के बाद में ना आपको बुलबुला से रिएक्ट होता हुआ दिखाई देगा, वो एक दूसरे के साथ वो रिएक्ट करता है और कैल्शियम
ऑक्साइड जो है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में बन जाता है, और आप देखोगे हाथ लगा के तो गर्म लगेगा आपको, तो वो क्या रिलीज करता है, हीट रिलीज करता है, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड मीन्स जो सूखा चूना रहता है ना, वो जब एकदम सूखा चूना पानी के कांटेक्ट में आता है तो वो दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड, वाटर के कांटेक्ट में आया, बहुत विगरस रिएक्शन होता है, इमीडिएटली वो हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, और हीट रिलीज होगा उसमें से। अब सोल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज कॉल्ड लाइम वाटर। सो ये सोल्यूशन जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ऑक्साइड इज ऑल्सो कॉल्ड लाइम वाटर, है ना। सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन को ही हम लाइम वाटर कहते हैं। सोल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड is also known as lime water. Now, when lime water is left exposed to air, it turns milky. आप देखो जब भी कैल्शियम जो लाइम वाटर मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, उसको जब एक्सपोज करोगे एयर में तो वो क्या हो जाता है, वो मिल्की कलर का हो जाता है। सो व्हेन लाइम वाटर लेफ्ट एक्सपोज टू एयर इट टर्न्स मिल्की, उसका कलर कैसे हो जाता है, मिल्की हो जाता है। दिस हैपेंस बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट। सो इसमें क्या हो रहा है, ये लाइम वाटर मिल्की कैसे टर्न हो रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, कैल्शियम डाइऑक्साइड रिएक्ट विथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है एक दूसरे से। कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद दिस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कैल्शियम ये कार्बन डाइऑक्साइड है जो एयर में प्रेजेंट है, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और क्या बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। कार्बोनेट, और इसके वजह से क्या हो जाता है, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। ओके, मिल्की कलर का हो जाता है, मिल्क के कलर का हो जाता है। सो वही दिया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम डाइऑक्साइड गिव्स यू कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। तो इसमें वाटर भी बनता है प्लस वाटर भी रिलीज होती है, ठीक है। तो बात ध्यान में रहेगा कि ये लाइम वाटर जो है वो मिल्की कैसे टर्न होता है, बिकॉज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर में प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट कर जाता है, और रिएक्ट करने के बाद उसमें बनता है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। दिस डेमोन्स्ट्रेशन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर, ये डेमोन्स्ट्रेशन क्या बताता है कि एयर में CO2 दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। तो आप ये ध्यान में रखो। अब वापस से सुनो क्या हुआ ये पूरे में। कॉम्पोजिशन ऑफ एयर, ओके, एयर में क्या क्या प्रेजेंट है, मेनली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर, ये सब प्रेजेंट है। अब ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर, ऑक्सीजन हमको मालूम है सारे लिविंग थिंग्स को जिंदा रखने के लिए ब्रीथिंग में रिक्वायर्ड है, एंड कंबशन के लिए भी रिक्वायर्ड है ना। अब ये होने के बाद में एक बात ऐसा है कि नाइट्रोजन नियरली 78% है एयर में। एयर में नाइट्रोजन का जो कॉम्पोजिशन है वो 78% है, और ये बर्निंग में हेल्प नहीं करता है, कंबशन में हेल्प नहीं करता है। एयर हैज वाटर वेपर दैट टर्न्स इनटू लिक्विड वाटर व्हेन, ये तो जो हम देख रहे हैं कि हम ठंडा पानी का ग्लास लेते हैं और फिर उसके अगल बगल में हम देखते हैं पानी जम जाता है, पानी वापस से
आगे अगल बगल में लग जाती है, कैसे आती है वो? सो जो वाटर वेपर प्रेजेंट है सराउंडिंग में, दैट इज एयर में, वो कंडेंस हो जाती है और वो उधर वाटर वेपर आ जाता है, वाटर ड्रॉपलेट्स दिखता है हमको. सो एयर हैज वाटर वेपर दैट टर्न्स इनटू लिक्विड वाटर व्हेन वार्म एयर टचेस द कूल सरफेस. ठीक है. उसके बाद में क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, अब ये टेस्टिंग है. सो कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विगोरसली विथ वाटर एंड इट फॉर्म्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड इस दौरान हीट भी रिलीज हो रही है. ठीक है, हीट रिलीजिंग हीट विथ इट. तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, विगरसली रिएक्ट करता है वाटर के साथ एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है which release in heat. Solution of calcium hydroxide is also called lime water. ये जो हाइड्रोक्साइड बना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इट इज ऑल्सो नोन एज लाइम वाटर. लाइम वाटर जब एक्सपोज होता है एयर के साथ वो मिल्की कलर में टर्न हो जाता है. क्यों? बिकॉज जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना वो रिएक्ट कर जाता है जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है एंड वाटर उसका रिएक्टेंट रिएक्शन के बाद निकलता है, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर. अब कैल्शियम कार्बोनेट मिल्की का कलर का होता है. तो ये डेमोन्स्ट्रेशन के बाद ये पता चला कि ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, उसको कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड मिला कहाँ से? तो ऑब्वियसली एयर में जो प्रेजेंट होगा कार्बन डाइऑक्साइड उससे मिला होगा और तभी वो रिएक्ट किया होगा और वो मिल्की टर्न हुआ रहेगा जो कैल्शियम कार्बोनेट बना है ना. तो यही था कि मतलब कैल्शियम कार्बोनेट उसने दिस डेमोन्स्ट्रेशन ये बताता है कि कैल्शियम दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट इन द एयर. ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं. अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, नेक्स्ट वन, ये तो अभी किया हमने. डस्ट पार्टिकल इन एयर. एयर में डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट है, कैसे पता चलता है? आप एक कमरे में एक सुराख है, उसमें से लाइट आ रही है, तो हम देखते हैं कि उसके अंदर बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स हैं जो उड़ रहे हैं, है ना. तो एक सुराख एक कमरे में है और वो सुराख से लाइट अंदर आ रही है वो कमरे में, तो हमको ये दिखाई देता है कि वो जो लाइट आ रही है वो लाइट के अंदर बहुत सारे डस्ट पार्टिकल हैं, वो पाथ पे उड़ रहे हैं रैंडमली. तो tiny shiny particles can be observed moving in beam of sunlight entering dark room. छोटे छोटे शाइनिंग पार्टिकल्स जो है वो दिखाई देंगे मूविंग इन द बीम ऑफ सनलाइट. सनलाइट का जो पाथ है उसके अंदर जब वो कमरे में एंटर कर रहा है सनलाइट, तो उसके पाथ में बीम ऑफ सनरेज में बहुत सारे शाइनी पार्टिकल्स हमको दिखाई देते हैं. दैट शाइनी पार्टिकल इज नथिंग बट अ डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट इन एयर. ब्लैक शीट ऑफ पेपर प्लेस्ड नियर द ओपन विंडो. आप एक विंडो के बगल में आप देखो और शीट ऑफ पेपर रखो तो आपको क्या दिखेगा? क्या दिखेगा भाई? हमको यही दिखाई देगा ना कि उसके अंदर उसके ऊपर बहुत सारे डस्ट पार्टिकल जमा हो गए हैं. तो वो डस्ट पार्टिकल आए कहां से? एयर में प्रेजेंट होंगे, वही बैठा होगा. तो आप विंडो के बगल में एक पेपर रख दो, 1-2 दिन के बाद देखो तो उसके ऊपर डस्ट पार्टिकल जमा होंगे. तो वो कहां से आए? एयर में प्रेजेंट होंगे, वही बैठे हैं. ठीक है, आगे. दिस शोज दैट डस्ट पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड इन एयर. तो इससे ये पता चल जाता है कि डस्ट पार्टिकल जो है दे आर प्रेजेंट इन द एयर. एयर में घूम रहे हैं डस्ट पार्टिकल्स.
दे आर नॉट इंटीग्रल पार्ट ऑफ एयर। ये डस्ट पार्टिकल जो है वो इंटीग्रल पार्ट ऑफ एयर नहीं है, दे आर नॉट, अपने आप नहीं आए, सो उसके पार्ट नहीं है। अब एयर के पार्ट में डस्ट पार्टिकल नहीं आता, इट इज अ पॉल्यूटेंट जो ह्यूमन एक्टिविटी से जाती है या एनिमल एक्टिविटी से जाती है। लेकिन मेजर पार्ट जो हम प्ले करते हैं ह्यूमन एक्टिविटी, बिल्डिंग बनाते हैं, हर एक चीज़ बनाते हैं, रोड कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो डस्ट पार्टिकल उड़ाते रहते हैं, छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स, हम जो पॉल्यूटेंट है एयर को पॉल्यूट करते रहते हैं। सो बेसिकली दिस डस्ट पार्टिकल आर नॉट इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एयर, they are considered as pollutants, they pollute air, so they are pollutants in air। ठीक है, बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब आते हैं डस्ट पार्टिकल इन एयर, नेचर एंड नंबर ऑफ डस्ट पार्टिकल। जैसे भैया डस्ट पार्टिकल कैसे डस्ट पार्टिकल हैं, है ना, कौन से टाइप के डस्ट पार्टिकल हैं, एंड कितने उसका कॉन्सेंट्रेशन किधर है, कितना है एयर में, तो वो जगह टू जगह वेरी करता है। अगर जिधर कंस्ट्रक्शन ज़्यादा चलता रहेगा, आप उधर जाओगे तो उधर के एयर में बहुत ज़्यादा डस्ट पार्टिकल होंगे एज कंपेयर टू दैट कि जहाँ पे कंस्ट्रक्शन कम चलता हो, कंस्ट्रक्शन ना होता हो, है ना। So nature and number of dust particle varies from time to time and place to place। ठीक है, कंस्ट्रक्शन करने का टाइम होगा तब ज्यादा डस्ट पार्टिकल उड़ते होंगे एयर में, है ना, और जब कंस्ट्रक्शन नहीं करने का टाइम होगा तब कम डस्ट पार्टिकल। तो टाइम टू टाइम भी होता है कि नेचर एंड नंबर ऑफ डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एयर वेरीज टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। अब एयर क्वालिटी एंड पोल्यूशन देखते हैं। तो मेजर पोल्यूटेंट्स प्रेजेंट इन एयर आर पर्टिकुलेट मैटर लाइक डस्ट एंड शूट। पार्टिकल फॉर्म में होता है कि नहीं? जो पोल्यूटेंट्स होते हैं मेजरली पार्टिकल फॉर्म में होते हैं, छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स, है ना, जैसे कि डस्ट है, शूट है। गैस पोल्यूटेंट्स इंक्लूड कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। गैस पोल्यूटेंट्स इंक्लूड, जो गैस पोल्यूटेंट्स हैं, जो गैस पोल्यूटेंट्स जो छूटते हैं और जाके एयर को पोल्यूट कर रहे हैं, वो क्या क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। सो दिस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिड रेन। ठीक है, so yes, these gas pollutants nitrogen dioxide and sulfur dioxide are responsible for acid rain। आपको ये बात पता होगी, इसलिए they are considered as pollutants। ठीक है, जो एयर में जा रहा है, एयर को पोल्यूट कर रहा है, एनवायरनमेंट को नुकसान दे रहा है। सो गैस पॉल्यूटेंट इंक्लूड कार्बन डाइऑक्साइड। गैस पॉल्यूटेंट में एयर में कार्बन मोनोऑक्साइड था क्या? एयर कॉम्पोजिशन में जो हमारा एयर था, उसके कॉम्पोजिशन में क्या था? उसके कॉम्पोजिशन में कॉम्पोजिशन ऑफ एयर हमने देखा। सो क्या मेनली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर, यही सब था। लेकिन क्या आपने सुना था क्या कि कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ कॉम्पोजिशन ऑफ द एयर? नो। सो इट इज अ पोल्यूटेंट प्रेजेंट इन एयर। फिर उसके बाद में ओजोन इज ऑल्सो अ पोल्यूटेंट प्रेजेंट इन एयर। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड आर द gases which are released in air by the industries
and these are not the components of the air, that's why these are the pollutants present in air. So अब एयर का क्वालिटी को कैसे डिसाइड होता है? सो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है एक टूल है. एयर क्वालिटी इंडेक्स इज अ टूल विच डिस्क्राइब्स एयर क्वालिटी. एयर क्वालिटी अच्छी है या खराब है आपने सुना रहेगा. वो कौन डिसाइड करता है? एक टूल डिसाइड करता है, दैट इज एयर क्वालिटी इंडेक्स. ये तुमको बताता है. सो टूल इज एयर क्वालिटी इंडेक्स विच डिस्क्राइब्स यू अबाउट द क्वालिटी ऑफ द एयर. ठीक है. डिफरेंट टाइप ऑफ मिक्सचर्स. तो अब मिक्सचर्स कैसे कैसे टाइप के होते हैं तो हमने पढ़ा है गैस. अब सोडा पीते हो तो दैट इज गैस इन लिक्विड, है ना, गैस इन लिक्विड. तो अब पहले तो हम लोग ने इधर जो दिया है वो गैस इन गैस है. तो एयर में बहुत सारे, देखो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एयर में है. तो गैस इन गैस मिक्सचर लाइक एयर, एग्जाम्पल इज अ एयर. एयर में एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैस इन गैस, गैस एंड गैस मिक्सचर. सो गैस एंड गैस मिक्सचर लाइक एयर आर यूनिफॉर्म मिक्सचर. और कैसे मिक्सचर्स हैं? गैस एंड गैस मिक्सचर्स. एग्जाम्पल इज एयर. गैस गैस, दो गैस मिलके एक मिक्सचर बनता है. एग्जाम्पल इज व्हाट? एयर. दो या दो से ज्यादा गैस. तो एग्जाम्पल इज मिक्सचर, दे आर यूनिफॉर्म इन नेचर. गैस एंड लिक्विड मिक्सचर लाइक थम्स अप पीते हो, उसके अंदर गैस होता है वही. ठीक है. सो एयर रेटेड कोई भी आप एयर रेटेड वाटर ले लो, जैसे कि सोडा हो गया अपने पास. सो ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर इज अ गैस एंड लिक्विड मिक्सचर. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. सॉलिड एंड गैस मिक्सचर लाइक कार्बन पार्टिकल्स इन एयर. जो छोटे छोटे कार्बन पार्टिकल है वो एयर में प्रेजेंट है, दैट इज सॉलिड इन गैस. फिर लिक्विड इन लिक्विड, जो डस्ट पार्टिकल थे जो एयर में थे, दैट इज सॉलिड इन लिक्विड. आप बोल सकते हो. लिक्विड एंड लिक्विड मिक्सचर, पानी पानी ऑयल मिक्स कर दिया, लिक्विड इन लिक्विड. एसिटिक एसिड, नींबू, नींबू जो जूस है, दैट इज लिक्विड मिक्स्ड विथ वाटर, लिक्विड. सो लिक्विड इन लिक्विड. ठीक है. सॉलिड एंड लिक्विड, शुगर क्या था? सॉलिड था. आपने उसमें डाला पानी में, वो लिक्विड में डिसॉल्व हो गया, तो दैट इज अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड. ठीक है. सी वाटर, सैंड एंड वाटर का मिक्सचर है, तो सॉलिड एंड लिक्विड. सॉलिड एंड सॉलिड, एलॉय जो है, अलग अलग एलॉय जो बनती है, सॉलिड और सॉलिड का मिक्सिंग से एलॉय बनता है. ठीक है. तो थोड़ा ध्यान से देखो क्या क्या हमने पढ़ा. हमने पढ़ा गैस एंड गैस. एग्जाम्पल इज एयर. ठीक है, एग्जाम्पल. तो दिस इज फर्स्ट टाइप. सेकेंड टाइप में पढ़ा गैस एंड लिक्विड. सो एग्जाम्पल इज दिस ऑक्सीजन, गैस एंड लिक्विड. सो एयर रेटेड वाटर, सोडा बॉटल, सोडा वाटर. ठीक है, एग्जाम्पल इज दिस. थर्ड वन इज व्हाट? थर्ड वन इज सॉलिड एंड गैस. सॉलिड एंड गैस. तो सॉलिड एंड गैस क्या होता है? एग्जाम्पल इज व्हाट? कार्बन पार्टिकल, दैट इज डस्ट इन एयर. उसके बाद में फोर्थ वन इज लिक्विड इन लिक्विड. So liquid and liquid. So liquid and liquid, that is lemon juice in water. फिर फिफ्थ वन इज सॉलिड एंड गैस, है ना, सॉलिड एंड गैस.
So sugar dissolved in water, ठीक है. फिर फिफ्थ वन इज सॉलिड एंड सॉलिड, so alloys. So these type of mixtures are there. This is 6. So gas in gas, air. Gas in liquid, soda water. Gas in gas, dust in air. Liquid in liquid, juice. That lemon juice in water. That then sugar. This solid in gas is what? Sand. Solid in gas, that is sand in this. Solid in gas, so that is dust. Solid in gas is solid in gas. हो गया वापस से. Solid in liquid, solid in liquid, solid in solid. ये लिक्विड था, ठीक है. तो आप ये लिक्विड लिख देना, सॉलिड इन लिक्विड. सो दैट इज शुगर डिसॉल्व्ड इन वाटर, सॉलिड इन लिक्विड. तो शुगर डिसॉल्व्ड इन वाटर एंड सॉलिड इन सॉलिड इज व्हाट? alloys, all alloys. So this type of mixtures are there, ठीक है. अब separation of the mixture. Separation of the mixture done to separate components. तो मिक्सचर्स के अंदर जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं, अब हम लोग देखते हैं ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन चाहिए बीमार आदमी को, तो ऑक्सीजन निकालना पड़ेगा, तो सेपरेट करना पड़ेगा, है ना. ऑक्सीजन लगाना रहता है कि नहीं, हाँ सांस कम आ रही है, ऑक्सीजन लगाओ, ऑक्सीजन लगाओ. तो ऑक्सीजन आएगा कहाँ से भाई? सेपरेट करके ही आएगा ना. तो सेपरेशन ऑफ मिक्सचर डन टू सेपरेट कंपोनेंट्स. इन एवरीडे लाइफ सेपरेशन डन टू ऑब्टेन कंपोनेंट्स ऑफ इंटरेस्ट. जो भी कंपोनेंट्स अपने काम का है वो कंपोनेंट हम निकालते हैं. कितने ग्रीडी है हम लोग, कितने लालची हैं जो ठीक है. तो अपने काम की चीजें हम सेपरेट करते हैं मिक्सचर में से इन एवरीडे लाइफ. इन साइंस पर्पस ऑफ सेपरेशन मिक्सचर इज ऑब्टेन्ड टू ऑब्टेन प्योर सब्सटेंस. साइंस में सेपरेशन का पर्पस क्या है? द पर्पस ऑफ सेपरेशन इज टू ऑब्टेन प्योर सब्सटेंस. अब मरीज को जिलाना है, ऑक्सीजन चाहिए, कहाँ से लेके आओगे भैया? सेपरेट करके ही लेके आओगे. तो ये तो पर्पस है ना फॉर द सेपरेशन, ठीक है. कॉमन यूसेज, पानी पीना बहुत जरूरी है भाई, पानी भी बीच बीच में पिया करो. Common uses of scientific versus scientific meaning. In common usage, pure means unadulterated product. प्योर का मतलब क्या है? गेहूं का आटा प्योर है कि नहीं है? तो उसमें मिक्सचर नहीं है कोई ऐसा चीज का जो हमको खाने में हार्म करे. सो वो नॉन अडल्टरेटेड है. तो इन कॉमन यूसेज प्योर मीन्स, प्योर का मतलब क्या होता है कि वो अडल्टरेटेड नहीं है, ऐसे हानिकारक चीजों का मिक्सचर वो सब्सटेंस में नहीं है, ठीक है, वो प्रोडक्ट में नहीं है. अब अगर मैं बोल दूं कि चूना मिक्स कर दिया मैंने आटे के अंदर, सो दैट इज अडल्टरेटेड आटा. So atta is not pure. So in common uses, pure means what? Unadulterated product without cheaper or poor quality substance added. है ना. कॉमन बातों में हम प्योर का मतलब क्या समझते हैं? तो प्योर का मतलब एक ही चीज होता है कि अनअडल्टरेटेड प्रोडक्ट है, उसमें कोई चीज ऐसा, कोई पदार्थ ऐड नहीं किया हो जो हेल्थ के लिए हानिकारक हो, और उसको ज्यादा बनाने के लिए वो चीपर प्रोडक्ट उसमें मिक्स कर दिया हो, या
खराब क्वालिटी वाला सब्सटेंस उसमें मिक्स कर दिया हो, ऐड कर दिया हो, तो मतलब ये सब चीजें एडेड नहीं है, अनअडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट है, तो दैट इज प्योर। कॉमन यूसेज में हम प्योर का मतलब ये समझते हैं। सो अडल्टरेशन इज इलीगल प्रोसेस ऑफ एडिंग सब्सटेंस टू इंक्रीज क्वांटिटी और टू रिड्यूस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। सो अडल्ट्रेशन इज अ इलीगल प्रोसेस। आपको ये बात बता दें कि कुछ भी ऐसे खाने पीने के पदार्थ में कुछ ऐसा चीज मिक्स कर देना, ऐसा चीज ऐड कर देना ताकि उसका क्वांटिटी बढ़ जाए, ऐसा चीपर चीज ऐड कर देना एंड उसका प्रोडक्ट का कॉस्ट कम हो जाए, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम हो जाए, जिससे जो बना रहा है उसको फायदा मिले। सो दैट अडल्ट्रेशन इज इलीगल। ठीक है। इन साइंस प्योर सब्सटेंस, अब हम साइंस के नजरिए से प्योर सब्सटेंस का मतलब समझते हैं। तो इन साइंस प्योर सब्सटेंस इज वन दैट हैज नो अदर सब्सटेंस प्रेजेंट इन इट। तो एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें दूसरा सब्सटेंस प्रेजेंट है ही नहीं, है ना। सो दैट इज साइंस का प्योर का मतलब। इन साइंस प्योर सब्सटेंस इज वन दैट हैज no other substance present in it. Even products that look pure can be considered impure. जो प्रोडक्ट हमको प्योर दिखता है वो भी साइंस में इम्प्योर हो सकता है if made up of more than one substance। जब वो अगर कोई प्रोडक्ट एक सब्सटेंस से ज्यादा से बना हुआ है, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस से मिलके एक प्रोडक्ट बना हुआ है, then it can be considered as impure substance। impure, that is not pure, considered as impure। ठीक है। pure substance is a kind of matter that cannot be separated into other kind by any physical process। कोई भी फिजिकल प्रोसेस यूज करके वो एक मैटर को, प्योर सब्सटेंस इज अ काइंड ऑफ मैटर, एक ऐसा काइंड ऑफ मैटर है जो सेपरेट किया नहीं जा सकता बाय एनी काइंड ऑफ फिजिकल प्रोसेस। कोई भी प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस यूज करके सब्सटेंस को, मैटर को सेपरेट नहीं किया जा सकता। सो ऐसा सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे? प्योर सब्सटेंस बोलेंगे साइंस के द्वारा। सो व्हेन साइंटिस्ट सेज समथिंग इज प्योर, इट मींस सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स। तो अगर कोई साइंटिस्ट बोले कि भैया दिस सब्सटेंस इज प्योर, तो वो सब्सटेंस जो है सेम टाइप ऑफ पार्टिकल से थ्रू आउट बना हुआ होगा, तभी वो सब्सटेंस प्योर है। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे, देखते हैं इसका और चीजें। सो जनरली प्योर सब्सटेंस कैन बी क्लासिफाइड एज एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। सो प्योर सब्सटेंस जो है वो दो टाइप में क्लासिफाई किया जा सकता है, दैट इज elements and compounds। ठीक है। so pure substance can be classified as elements and compounds। now for an example, water can be converted into ice on cooling and to evaporate on boiling। लेकिन वाटर ही रहेगा। वाटर कैन बी कन्वर्टेड टू आइस ऑन कूलिंग एंड वेपर ऑन बॉइलिंग। वी कैन गेट बैक वाटर बाय हीटिंग। जब आइस बना हुआ है उसको हीट करोगे तो वापस से वाटर बन जाएगा। और कूलिंग वाटर वेपर
वाटर वेपर है, कूल करोगे गैसियस स्टेट से क्या हो जाएगा, लिक्विड वाटर बन जाएगा। ठीक है, तो जब आइस को हीट करो तो भी वाटर बनेगा, वेपर को कूल करोगे तो भी वाटर बन सकता है। सो वी कैन गेट बैक वाटर बाय हीटिंग आइस और कूलिंग वाटर वेपर। ओके, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस पार्टिकल्स ऑफ, ड्यूरिंग चाहे तुम हीट करो या कूल करो, ड्यूरिंग दिस पार्टिकल्स वाटर रिमेन्स सेम। पार्टिकल ऑफ वाटर क्या चेंज हुआ क्या? नहीं, वाटर का पार्टिकल सेम ही था। पहले हमने देखा गैसियस स्टेट को वाटर था, उसको हीट किया तो गैस में कन्वर्ट हो गया, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया, कूल किया ज़्यादा तो सॉलिड स्टेट आइस में कन्वर्ट हुआ। लेकिन जब आइस को फिर से तुमको वाटर में कन्वर्ट करना है तो हीट करोगे तो आइस कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में, और वेपर है उसको कूल करोगे तो वापस से आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉरी वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कोई भी प्रोसेस, पूरा ही प्रोसेस किया, वाटर मिला, उसका पार्टिकल सेम ही था ना। Yes, during this process particles of water remain same. When electricity is passed through the water, it break down into the hydrogen and oxygen. जब इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर से पास करेंगे तो ऑक्सीजन अलग हो जाता है। अब H2O था कि नहीं था, तो ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन अलग हो जाता है एंड हाइड्रोजन अलग हो जाता है। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझनी है। सो इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू द, अब इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस। कि इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू द वाटर, इफ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू इट। वाटर में अगर थोड़ा सल्फ्यूरिक एसिड या वाटर लिया, ये कंटेनर, इसमें H2O वाटर है, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 डाला हुआ है, थोड़ा पार्ट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो मैं वाटर लिख देता हूँ प्लस सल्फ्यूरिक एसिड लिख देता हूँ। सो वाटर प्लस सम ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, और इससे करंट हम जब पास करते हैं, सो वाटर ब्रेक डाउन्स इनटू हाइड्रोजन and oxygen. So water जो था वो ब्रेक हो गया, broke down into hydrogen and oxygen. So water breaks down into hydrogen and oxygen gases. So ये दोनों कैसे फॉर्म में थे? गैस के फॉर्म में थे। तो आपको ये बात बता दूं कि this process is known as breaking down of this water to form hydrogen oxygen gas, है ना। So when electricity is passed through the water with few drops of sulfuric acid, this water break down into hydrogen and oxygen gases. This whole process is known as what? Electrolysis of water. Volume of hydrogen gas collected, जितने भी ऑक्सीजन होंगे उसका डबल होगा वॉल्यूम हाइड्रोजन का। अब गैस ऑक्सीजन में निकल रहा है, हाइड्रोजन में निकल रहा है, लेकिन हाइड्रोजन का वॉल्यूम ऑक्सीजन के वॉल्यूम से डबल होगा। सो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस कलेक्टेड इज ट्वाइस ऑफ ऑक्सीजन गैस। सो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन will be twice of volume of oxygen during this electrolysis of water. Hydrogen gas burns with pop sound. हाइड्रोजन गैस तो बर्न होता है पॉप साउंड के साथ, चट 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 चट। सो हाइड्रोजन गैस बर्न विथ पॉप साउंड व्हेन टेस्टेड विथ बर्निंग कैंडल। तो जब भी हम बर्निंग कैंडल के साथ चेक करते हैं कि हाइड्रोजन गैस उसमें प्रेजेंट है कि नहीं है, तो वो बर्न होता है विद अ चट चट साउंड, दैट पॉप साउंड। ऑक्सीजन गैस मेक्स बर्निंग कैंडल फ्लेम ग्लो ब्राइटर। तो ऑक्सीजन गैस क्या करता है? बर्निंग कैंडल को और ज्यादा ब्राइट कर देता है, वो सपोर्ट करता है
बर्निंग को, ठीक है। ऑक्सीजन गैस मेक्स बर्निंग कैंडल फ्लेम ग्लो ब्राइटर। दिस शोज दैट वाटर इज कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स। सो इससे ये पता चलता है कि वाटर डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट से बना हुआ है। नहीं तो एक ही तरीके से जलता है कि नहीं जलता। अब हम कैंडल एक गैस के इधर लेके गए तो उधर चट चट बज रहा था, है ना, और दूसरे गैस के दूसरे कंपोनेंट दूसरे इसमें लेके गए तो उधर जो गैस बन रहा था और वो फ्लेम को और ज़्यादा ब्राइट कर दे रहा था, है ना। सो दो चीज़ें अलग अलग हो रही थी, तो मतलब गैस दो अलग अलग होगा। तो ये जो अलग अलग गैस बना वाटर से, तो इसका ये मतलब चला कि वाटर दो अलग अलग चीज़ों से बना हुआ है। So this shows that water is composed of two different constituents. अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पे। तो दिस विल बी द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे। ये करके हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। So elements can be classified as metals and non-metals. Elements can be classified as metal, non-metals, and और एक चीज है and metalloids. क्या है? Metalloids, which has the properties of both metal and non-metal. So elements can be classified as metal, non-metals, and metalloids. So examples of metal are gold, silver, magnesium, iron, aluminium are metals. मेटल आपको सबको पता है मेटल क्या होता है। आयरन, सिल्वर, गोल्ड, जो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता होगा। अब ये मत बोलना वाटर, ठीक है। सो गोल्ड, तो मेटल इज गोल्ड, सिल्वर, आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, these all are what metal. So example of metals are this only. Non-metals are carbon, sulfur, hydrogen, oxygen, non-metals, है ना। These are the examples of non-metal. आप कार्बन ले लो, सल्फर ले लो, हाइड्रोजन ले लो, ऑक्सीजन ले लो। These are the examples of non-metal. Metalloids are those substances which conduct, which has the properties of both metal and non-metal. Example is silicon, boron. Example is silicon and boron are have both the properties of metals and non-metal. That's why they are known as what? Metalloids. So these are the classification of the metals, of the elements. Okay. अब होप कर रहे हैं कि जितना भी अभी तक पढ़ा है आप लोग ने, हर एक चीज आप लोग को समझ में आ रही है। अब ये भी चीज थोड़ा सा एलिमेंट्स के बारे में पढ़ ही ले कि अगर मैं बोलूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बारे में, सो वी हैव 108 एलिमेंट्स प्रेजेंट। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स नोन एट प्रेजेंट, हमको जो पता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो 118 है, दैट इज 118। मोस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो एलिमेंट्स है वो सॉलिड स्टेट में ही हैं। 11 एलिमेंट एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट, 11 एलिमेंट जो है वो गैसेस फॉर्म में है, गैस के फॉर्म में है। एट द रूम टेम्परेचर, तो रूम टेम्परेचर में 11 एलिमेंट्स आर इन गैसियस स्टेट, ठीक है। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स नोन एट द प्रेजेंट इज 108। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर सॉलिड इन स्टेट एंड 11 एलिमेंट्स जो है वो गैसियस है रूम टेम्परेचर में, ठीक है। Only 2 elements are liquid at room temperature, that is mercury and bromine. So mercury and bromine are the 2 elements which are liquid in room temperature. Gallium and cesium becomes liquid at temperature around 30 डिग्री सेल्सियस। तो तब जब भी 30 डिग्री सेल्सियस होगा तो गैलियम एंड सीसीएम क्या हो जाता है? लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। देन मोर देन, ये लास्ट स्लाइड होगा, आप लोग देखिएगा जरा। सो मोर देन 45 डिफरेंट एलिमेंट्स आर यूज्ड
इन मैन्युफैक्चरिंग मोबाइल फोन, आप जो मोबाइल फोन यूज करते हो उसमें मोर देन 45 डिफरेंट एलिमेंट्स यूज हुए हैं एक मोबाइल फोन बनने के लिए। दिस इंक्लूड्स एल्यूमिनियम। सो क्या क्या भैया जो मोबाइल फोन बनते हैं उसमें आपको 45 से ज़्यादा एलिमेंट्स यूज हुए हैं। उसमें एल्यूमिनियम है, कॉपर है, सिलिकॉन है, कोबाल्ट है, लिथियम है, गोल्ड है, सिल्वर है, सिल्वर इन स्क्रीन, बैटरी एंड कंपोनेंट्स। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स यूज्ड इन द मोबाइल। एक मोबाइल बनने के लिए 45 डिफरेंट एलिमेंट्स यूज होते हैं, मोर देन 45। ठीक है, तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। होप कर रहा हूँ आज जितने भी हमने क्वेश्चन किए आपको ज़रूर, जितने भी हमने पढ़े आपको ज़रूर पसंद आए हों। तो ज़रूर एक लाइक कर देना, लाइक करना बनता है। कमेंट कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर देना बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। बेल आइकन दबा के जाओ ताकि फर्दर अपडेट्स आप लोग को मिलती रहे ऐसे ऐसे वीडियोस की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अलविदा।